जय हिंद बंधु, नमस्कार। मैं हूं एन के सिंघानिया। आप तो जान ही करते हैं, तो आप सभी को हमारे इस स्पेशल क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे बंधु, आपके का नाम पर एक मैं स्पेशल क्लास में लेकर आ गया हूं, जिसमें 1 नवंबर 2020 को जो ARO गया में जो GD का पेपर हुआ है, उसका मैथ का पूरे 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन में लेकर आ गया हूं। और इस क्लास में मैथ के पूरे 15 क्वेश्चंस का एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको हम सॉल्यूशन देने वाले हैं यहाँ पर। और मेरे बंधु, हम सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा हर एक प्रकार का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और एकदम मैं टारगेट में कर रहा हूं, 15 क्वेश्चंस में से आप कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं बताएं हमको कमेंट करके। जो भी मेरे बंधु इस 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने आ रहे हैं, तो कमेंट करिएगा, बताइएगा। देखता हूं कि कितने सारे मेरे बंधु GD के पेपर में मैथ में कितना क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे आपको लेके चलते हैं अपने ऑफिशियल पेपर पर। मेरे बंधु, आपको मैं लेके आ गया हूँ पेपर पर। देखिए, इस पेपर में मैथ के टोटल यहाँ पे 15 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जैसा कि हर एक एग्जाम में GD के आता रहा है। तो चलिए बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर 31 नंबर क्या यहाँ पर है। यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो आधार की लंबाई क्या होगा। देखिए मेरे भाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, आप लोग जानबे करते हैं, जो एरिया होता है इसका 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है। अब देखिए, इस प्रश्न में ऊंचाई को लंब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। देखिए, इस प्रश्न में एरिया दिया है 20 और आगे बोला है 1/2। देखिए, आधार हमें निकालना, यानी कि B निकालना है। और H दिया है हमें यहाँ पर 8 दिया है। अब देखिए, 2 से 8 गया यहाँ पर 4 बार में, और 4 से 20 कटेगा 5 बार में। तो मेरे भाई यहाँ पर बेस यानी कि आधार कितना इसका आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे होगा राइट ऑप्शन C, यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखो भाई, अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो भाई, ये जो प्रश्न है 32 नंबर, ये प्रश्न LCM SCF चैप्टर से हैं। तो देखो भाई, उस चैप्टर में एक फार्मूला बहुत फेमस होता है, वे तो सबको याद है, जिनको याद नहीं है वे याद कर लेंगे हमारे इस क्लास से। फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना SCF होता है। देखो भाई, यहाँ पर पहली संख्या यहाँ पर दिया है 77, अगली संख्या में मान लिया कि हमारा Q निकालना है, और यहाँ पर दिया है LCM जो यहाँ पर दिया है 693, और यहाँ पर जो SCF दिया है ये 11 दिया है। अब देखिए, 77 से जब यहाँ पे काटेंगे 693 को, तो ये कटेगा 9 बार में, और 11 में 9 से जब आप यहाँ पे गुना करेंगे, तो Q का मान यहाँ पर हमारा हो जाएगा 99। तो इस प्रकार से दूसरी संख्या जो यहाँ पर आएगा 99 आएगा। तो इसका राइट यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन C, यानी कि 99। ठीक है। अब देखिए, आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न 33 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। बोला है 7, 14, 28, 56 एक श्रृंखला यहाँ पर है, तो 56 का अगला पद यहाँ पर क्या होगा। देखो, ये बहुत इजी प्रश्न यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर 7 हैं, 14 हैं, 28 हैं, 56 हैं। तो अगला पद हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। देखो, 7 को लिख रहा है 14, यानी कि यहाँ पे 7 में 2 से गुना किया है, 14 में 2 से गुना किया है 28 हो गया, 28 में 2 से गुना किया है 56 हो गया। तो हम भी क्या करेंगे, 56 में 2 से गुना, तो ये होगा मेरे भाई 112 यहाँ पे होगा। तो इसका जो उत्तर यहाँ पे होगा 112, यानी कि ऑप्शन B इसका राइट उत्तर होगा। अब आते हैं अगला प्रश्न पर 34 नंबर।
देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का जोड़ मतलब जोगफल क्या होगा। देखिए बहुत इजी प्रश्न है। अच्छा आप बताएंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 4 × 9 होता है भाई ना, मैं लिख लिया यहाँ पर। अब बोला है 4 अंकों की छोटी संख्या, यानी कि 4 अंकों की छोटी संख्या, यानी कि 1 पर 3 जीरो, 1 है यहाँ पे कर लो 3 जीरो यहाँ पर। अब इसे आप यहाँ पे जोड़ दो तो 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, यानी कि 10 हो गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, 10 9 9 9, यानी कि ऑप्शन बी इसका उत्तर यहाँ पे होगा 10 9 9 9। ठीक है। अब देखिए आते हैं अगला प्रश्न नंबर 35 पर। अब देखिए 35 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, एक 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बन सकते हैं। अब आप देखो भाई ये जो प्रश्न है कुछ देखने में तो बहुत अधूरा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा बताना हमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हम पहला आयत का एरिया यहाँ पर निकाल लेंगे। तो भाई क्या करेंगे 120 गुना 160। अब देखो भाई अगला मतलब इसमें कितना आयत बन सकता है, हमें आयत कितना बनाना है, उस आयत का एरिया क्या यहाँ पर है 40 गुना 60 यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है। हमें मैं मान लिया कि हमें यहाँ पर एन आयत बनाना है, यानी कि एन से हम यहाँ पे गुना कर लिए। अब कुछ नहीं करना है मेरे मुन्ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एन बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो 120 गुना 160 और बटा में यहाँ पर 40 गुना 60 यहाँ पर होगा। अब इसे मारपीट कर लो, यहाँ पर 0 0 कटा 4 से 12 यहाँ पर चल गया मेरे भाई 3 बार में। ठीक है। अब देखो 3 से, अब देखो ये 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3 से 6 गया यहाँ पर हमारा 2 बार में। अब देखो 2 से ये 16 गया यहाँ पर 8 बार में। तो इसमें 8 आयताकार मैदान यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसका जो उत्तर यहाँ पे होगा 8, तो इसका उत्तर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 8 यहाँ पर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, आप ध्यान देंगे। बोला है यदि 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं तो बताओ उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिनों में करेंगे। ये प्रश्न टाइम एंड वर्क का है और ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आप लोग वहाँ पर पढ़े होंगे उस चैप्टर में, या नहीं पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे जान लीजिए। एक फार्मूला होता है MDH, यानी कि M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 होता है। तो इसी फार्मूला पे हमें इसको बैठाना है। अब देखो मेरे भाई इसको हम कैसे यहाँ पे बैठाएंगे, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। 20 आदमी यानी कि M1 हो गया, 20 दिन यानी कि ये D1 यहाँ पर हो गया। अब देखो अगला पार्ट में क्या बोला है, उसी कार्य को 40 आदमी यानी कि M2 यहाँ पे दिया है 40, हमें D2 निकालना है। बस यहाँ पे गुन्ना मुन्ना यहाँ पे कर लो। अब देखो 20 से कटा ये 40 2 बार में, और 2 से ये 20 कटा यहाँ पे 10 बार में, यानी कि D2 का मान यहाँ पर आ गया 10। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, यानी कि 10 दिन में। ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 37 नंबर। देखिए 37 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, आप ध्यान देंगे। बोला है 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जब हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो इसमें हम गुना कर देते हैं 18/5 से। अब देखिए इसके उल्टा यदि हमें किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो इसे हम गुना करते हैं 5/18 से। तो मेरे भाई इस कंसेप्ट को यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 35 मीटर प्रति सेकंड को हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें गुना करना होगा हमें 18/5 से। अब देखो ये 5 से कटा 35 7 बार में। अब देखो ये 18 में 7 से जब यहाँ पे हम गुना करेंगे तो ये आएगा 126। तो इसका राइट उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, यानी कि 126।
ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर 38 नंबर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि 496 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 496 में 6 से भाग करिए। देखो भाई यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे जब मैं भाग करूँगा यहाँ पर तो जाएगा 8 बार में, 8 छक्के 48 होता है। देखो यहाँ पर आ गया 16। अब देखो यहाँ पर जब मैं भाग करूँगा तो 6 दूनी के 12 यानी कि ये जाएगा 12 बार में। तो भाई यहाँ पर शेष क्या यहाँ पर आ गया, 4 आ गया। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 4 यहाँ पर होगा। अब आते हैं 39 नंबर प्रश्न पर। देखिए परसेंटेज का प्रश्न है, हल करें 100 का मतलब गुना होता है 25% कितना होता है। कुछ नहीं करना है, परसेंट कटा बटा में 100 यहाँ पे सटना है, 100 यहाँ पे कटा यानी कि 25 आ गया। तो इसका राइट उत्तर यहाँ पे क्या होगा, 25 यहाँ पर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर। देखिए अब आते हैं 40 नंबर प्रश्न पर। देखिए हाँ 40 नंबर प्रश्न परसेंटेज का कुछ अच्छा प्रश्न है। इसको देखो भाई यहाँ पे क्या प्रश्न बोला, यहाँ पर एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 रुपया है, यदि तनख्वाह में 14% की वृद्धि होती है तो नई तनख्वाह कितनी होगी। अब देखो मान लो कि हमारे पास 20,000 रुपया है, 20,000 में 14% का वृद्धि करना है तो कितना होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि 20,000 का 14% आप पहले निकाल लीजिए। देखो भाई क्या होगा, परसेंट से बट्टा यहाँ पे 100 यहाँ पर आएगा ना, तो 100 से ये 200 यहाँ पे हो गया कैंसिल। अब देखो ये 200 में 14 से हमें गुना करना है तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 28 यानी कि 2800 यहाँ पर आएगा, यानी कि 2800 बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है फाइनली यहाँ पर 20,000 में 2800 यहाँ पर जोड़ दीजिए तो ये होगा 0082 यानी कि 22,800। अब इसका तनख्वाह यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या यहाँ पर है, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा 22,800। देखो भाई जब भी ऐसा प्रश्न है आपको ऐसे ही यहाँ पर हल करना है। अब आते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। देखिए प्रश्न क्या बोला है, यदि किसी अंक को 2 गुना किया जाए और उसमें 5 को जोड़ा जाए तो अंक 6 हो जाता है तो अंक क्या होगा। देखो भाई ये जो क्वेश्चन से ऑप्शन के आधार पर हैं, ऑप्शंस को हम बारी बारी से यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए ना ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमें 6 लाना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन ए है 0.25 है, 0.25 में 2 से गुना करेंगे और इसमें हम 5 यहाँ पर ऐड करेंगे। यदि हमारा 6 आ गया तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो इसी प्रकार से आपको ये सारे ऑप्शंस को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देखिए ना यहाँ पर 5 में 2 से ये हो गया 10, 2 में 4 से 5, 0.5 हो गया, यानी कि इसका यहाँ पे योग आएगा 5.50, यानी कि ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे नहीं होगा। अब आते हैं अगले ऑप्शन। देखिए यहाँ पर बोला है 0.5 बोला, यानी कि 0.5 में 2 से गुना अब +5 देखते हैं 6 हमारे यहाँ पर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए 0.5 में 2 से गुना करने पर ये हो जाता है 1 और 1 + 5 ये हो गया 6, यानी कि इसका ऑप्शन जो सही यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बी यानी कि 0.5 में 2 से गुना करने पर 5 जोड़ने पर 6 आ जाएगा। तो अब हम आते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न पर। देखिए 42 नंबर प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, यानी कि आपको वर्ग यहाँ पर पहचानना है। तो ये देखो भाई इसका जो वर्ग यहाँ पर होगा, राइट, इसका वर्ग यहाँ पर होगा 1681, यह पूर्ण वर्ग है। इस प्रश्न को आपको सॉल्व नहीं करना है, कॉमन सेंस का प्रश्न ये है। तो इसका राइट उत्तर यहाँ पर होगा 1681। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न 43 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, बोला है प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो भाई एक फार्मूला होता है, आप लोग याद किए होंगे या याद नहीं किए होंगे तो आज हमारे माध्यम से आप याद कर लेंगे। प्रथम n धनात्मक विषम संख्याओं का औसत का फार्मूला होता है n²
बटा में n होता है। तो इसी फार्मूला पर आप यहाँ पर बैठा देंगे, n मतलब कोई संख्या होता है। देखिए यहाँ पर n का मान क्या दिया है, 5 स्क्वायर कर देंगे और नीचे n क्या यहाँ पर है 5 है, तो 5 का वर्ग 25 बटा में 5 काटे पीटेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 5, यानी कि इसका जो राइट यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 5 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मेरे बंधु देखिए अब हम आ जाते हैं 44 नंबर प्रश्न में। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 बरस के बाद 900 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए इस प्रश्न में रेट दिया है 5%, ठीक है। उसके बाद टाइम दिया है यहाँ पर 4 बरस और यहाँ पर 900 रुपया हो जाती है, यानी कि मिश्रधन दिया है जिसे अमाउंट कहते हैं, वे दिया है 900 रुपया और हमसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा यानी कि पी क्या होगा। तो भाई देखो ना, हमने मान लिया कि जो हमारा P है, P यह 100% है, मैं मान लिया। आपको फार्मूला यूज नहीं करना, आप जुबान से ऐसा प्रश्न आप हल कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कि 1 साल में 5% ब्याज मिल रहा है, तो 4 साल में कितना मिलेगा 20%। अब देखो टोटल हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 20%, मूलधन हो गया 100%। तो मैं आपसे पूछूं कि मिश्रधन क्या होगा भाई, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी कि 100% प्लस 20%। तो मिश्रधन जो यहाँ पर हो जाएगा यह हो जाएगा 120%। तो मेरे भाई फाइनली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हमारा जो मिश्रधन यहाँ पर आ गया है 120%, लेकिन प्रश्न में मिश्रधन कितना हो रहा है, यहाँ पर 900 हो रहा है। हमें 100% का मान निकालना है, यानी कि मूलधन निकालना है। तो 900 बटा में ये 120 यहाँ पर आएगा। अब देखो 100 से गुना यहाँ किया हूँ तो 100 से गुना यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे इसे काट लो, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 12 से देखो यहाँ पे 6 से 900 कटेगा 150 बार में, और ये 6 से कटेगा 2 बार में। देखो यहाँ पे 2 से कटा ये 5 बार में, यानी कि 150 में 5 से गुना कर लो। तो मेरे मुन्ना ये आपका फाइनली यहाँ पे हो जाएगा 750। तो इसका उत्तर यहाँ पे होगा 750 रुपया मूलधन इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 है। देखिए प्रश्न क्या यहाँ पे कह रहा है, तो देखिए ये प्रश्न कह रहा है, राज्य ने 100 रुपये में एक छाता खरीदकर 10 रुपये लाभ पर बेच दिया, तो छाते का विक्रय मूल्य क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर होता है यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। तो भाई यहाँ पर लाभ क्रय मूल्य यहाँ पर क्या दिया है 100 रुपये दिया है, लाभ यहाँ पर 10 रुपया है, यानी कि ये हो गया 110 रुपया। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन सी यानी कि 110 रुपया। तो इस प्रकार से टोटल हम लोग 15 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं आपको पूरा हम। तो आपसे बताइएगा कि आप लोग ये मैथ के 15 क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना। तो मेरे बंधु ये मैथ के 15 क्वेश्चंस में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डाल दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर वहाँ से हमारे टेलीग्राम से आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ समाप्त, और हम सभी बंधु से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये हमारा क्लास कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप सभी का कमेंट में देख सकूँ। ठीक है, और इस क्लास के लिए आप सभी लाइक करिएगा और इस क्लास को इतना शेयर करो कि ये क्लास सभी के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार मेरे बंधु।